गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 29 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले हम 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है। डेली ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को बहुत ही ईमानदारी के साथ नंबर यहाँ पे देना है कमेंट सेक्शन में कि मुझे आज 5 में कितना नंबर मिला, वो कमेंट करना है। आपको मिनिमम 21 डेज़ तक डेली फॉलो करना है कंटिन्यू, बिना ब्रेक लिए 21 डेज़ तक। फिर आप अपने आप में खुद से ही बदलाव देखने लगोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ सपने अधूरे रह जाएं तो रह जाने दीजिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग पर ना चलें। यहाँ पे बात कह रहा है कि आपको कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में, क्योंकि देखिए आप अगर उस लक्ष्य पे पहुंच भी जाते हो तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने यहाँ पे, ठीक है मैं ये हासिल कर लिया हूँ, बट यहाँ पे मेरे आने का जो रास्ता है वो लीगल नहीं है, इलीगल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे पहुँचना है, ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा रास्ता कैसा है और हमारा प्रोसेस कैसा है। तो आप मतलब गलत काम अपनाते हुए कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद अंततः आपको पछतावा ही होने वाला है और वहाँ पे जाने के बाद आप फिर सही नहीं कर पाओगे फिर चीज़ें। तो ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य को हासिल करने में राइट ट्रैक को फॉलो करना है और सही तरीका अपनाना है। ओके, चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का क्या है करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया गया है? बताना है आपको विश्व पर्यटन दिवस किस थीम के साथ मनाया जाता है। हमारे एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो थीम पूछ देता है कि इसका थीम क्या है इस वर्ष, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पर्यटन दिवस का थीम। तो बताना है आपको कि क्या है 2024 का थीम। सही ऑप्शन क्या है इसमें से? सी, पर्यटन और शांति इस बार का थीम है विश्व पर्यटन दिवस का। तो ध्यान रखना है, ये विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1980 से। तो इस बार का थीम क्या है? पर्यटन और शांति। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? तो बताना है कि ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से? सी, तेलंगाना के द्वारा। यहाँ पे बात हो रहा है इंटर्नशिप पाठ्यक्रम किसके लिए? इंजीनियरिंग में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंजीनियरिंग होगा यहाँ पे इंटर्नशिप होगा, यानी कि उनको भेजा जाएगा किसी संगठन में। कहाँ पे? संगठन में भेजा जाएगा और वहाँ पे जा कर के वो रियल अनुभव करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे रियल में एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। उससे क्या होगा कि उनका जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड को वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एज ए समझ लीजिए कि जैसे होता है ना प्रैक्टिकल, तो वैसा होगा अब तेलंगाना में इंजीनियरिंग स्नातक के बच्चों के साथ। ओके, तो ध्यान रखना है तेलंगाना। तेलंगाना की बात हो रही है तो यहाँ पे हम हर बार देख चुके हैं, जब जब तेलंगाना की बात होती है तो हम बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में हर बार पढ़ते हैं। तो यहाँ भी इस बार पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एक राज्य के रूप में? तो वो हुआ था 2 जून 2014 को। तो ये हमारे देश का 28वां राज्य बना था। ये हम बार बार पढ़ते हैं। देखिए, ये जब 28वां राज्य बना था तो उस समय ये आंध्र प्रदेश, किससे? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके 28वां राज्य बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम कौन है? सीएम कौन है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में? तो वो है रेवंत रेड्डी जी। कौन है? रेवंत रेड्डी जी प्रेजेंट टाइम वहाँ के सीएम है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा मंत्रालय? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो बताना है कि किस विदेशी कंपनी के साथ साइन हुआ है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके साथ हुआ है ये? ए, अमेजन के साथ। अमेजन के साथ हुआ है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का साइन हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अमेजन जो है ये ऑनलाइन जो सामान आप ऑर्डर करते हो तो ये आपको प्रोवाइड कराता है। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है अमेजन, जिसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है दोस्तों जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस है। इन्होंने 1994 में इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से?
ये किए थे वाशिंगटन डीसी से, वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए से। यहाँ पे बात हो रहा है कि ये किस चीज़ के लिए साइन किया है। देखिए अमेजन जो है आपको ऑनलाइन सामान प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पे इन लोगों में साइन हुआ है कि डिमांड और सप्लाई कैसे हो, डिमांड और सप्लाई कैसे हो। इसी के साथ साथ जैसे कि कैसे हम क्या करके अपने देश में जॉब बढ़ा सकते हैं और अमेजन के हेल्प ले सकते हैं उसमें जॉब को आगे बढ़ाने में। आपने पढ़ा होगा कि जो भी ऐसे सामान लेकर के आते हैं अमेजन, जैसे कि डिलीवरी बॉय या फिर आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हो तो वो लेकर के आते हैं, तो इस तरह के जो वर्कर होते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स। तो हमारे यहाँ भारत में गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ प्लान किया जा रहा है कि उनको भी कुछ प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा दिया जाए। तो गिग वर्कर्स उन्हें ही बोलते हैं जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं एज ए डिलीवरी बॉय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय रेलवे ने त्वरित बचाव कार्य के लिए किस क्षेत्र यानी कि जोन से रेल रक्षक दल की शुरुआत की है? तो बताना है आपको सिंपली में ये कि रेल रक्षक दल की शुरुआत भारतीय रेलवे में किस जोन से किया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किस जोन से शुरुआत हुई है? ये हुई है बी, उत्तर पश्चिम रेलवे से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे से शुरुआत हुई है रेल रक्षक दल की। यानी कि जैसे कोई भी रेल एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे अभी तक एनडीआरएफ पहुँचती थी, एनडीआरएफ वहाँ पे पहले पहुँचती थी, बट अब एक अलग दल बनाया गया है रेल रक्षक दल, जो ऐसे मौक़ों पे जा कर के वहाँ पे बचाव कार्य करेंगे। तो ध्यान रखना है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तर पश्चिम रेलवे से हुई है। देखिए अब बात हो रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ये जयपुर में है। यहाँ पे देखिए जो एनईआर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। गोरखपुर में ये जो यूपी में है, और जयपुर मतलब राजस्थान में है। और ये उत्तर रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में। तो ये जो है जोन है रेलवे के, आपको पता होगा कि भारत में जो रेलवे का जोन है बांटा गया है, तो उसमें से यहाँ पे 4 जोन की बात हुई है, तो हमने बता दिया हेडक्वार्टर। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? रेल रक्षक दल ये शुरू हुआ है उत्तर पश्चिम रेलवे से, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। अब यहाँ पे बात हो रही है रेलवे की दोस्तों, तो देख लीजिए रेलवे के बारे में बेसिक जानकारी हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली ट्रेन हमारे देश में कब चली थी, कहाँ से चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली ट्रेन हमारी भारत में कहाँ से चली थी? वो चली थी मुंबई में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। कब चली थी ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे। इसके बीच की दूरी कितनी थी? तो वो थी 33 किलोमीटर। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि किनके बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगर आपको सन पूछ दे तो 1853, और अगर दूरी पूछ दे तो 33 किलोमीटर। ये अपने देश में पहली बार चली थी, इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इस समय हमारे देश के वहाँ पे वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ओके, इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। फिर देखिए ये हमारे देश में उस समय रेलवे बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, तो उस समय एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है एकवर्थ समिति। इन्होंने डिसाइड किया कि जो बजट पेश होता है हर साल, उसमें रेलवे का जो बजट है वो अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो सन 1924 में रेलवे का जो बजट था वो आम बजट से अलग कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय रेलवे का बजट बनता था 84%, तो इसलिए उसको एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाने लगा 1924 से। बट आगे चल कर के आज़ादी के बाद और बहुत बाद यानी कि 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा फिर से क्या किया गया है, रेलवे को आम बजट में शामिल कर दिया है। क्योंकि इस समय रेलवे का जो बजट हो गया था वो 15% हो गया था, तो एक ही में मिला दिया गया है आम बजट में। और आम बजट हमारे वहाँ कब पेश होता है? वो होता है फरवरी में। तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कब अलग हुआ था रेल बजट से, आम बजट से, तो 1924 में। और कब फिर एक में हो गया 2016 में। किसकी सिफारिश पे अलग हुआ था? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पे। ओके, बेसिक जानकारी है, आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है?
हाल ही में अपना पहला इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 किसने जीता है? तो किसकी बात हो रही है? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 की। तो बताना है कि किसने जीता है। सामने आपके ऑप्शन है, समझिए ये पहला है उस कंट्री का, बताना है आपको। तो किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है इसलिए क्योंकि सीरिया ने इसको जीता है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है, जहाँ पे सीरिया जीता है हमारे प्यारे भारत को हरा करके। यानी कि भारत हारा है सीरिया से इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल में, जिसमें ये पहला अपना खिताब जीता है सीरिया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका आयोजन करवाया था कौन? इसका आयोजन करवाया था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को। किसका ये है? ये है दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का स्थापना का डेट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है सीरिया की, तो सीरिया के बारे में भी जान लीजिए। सीरिया की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों, इसकी राजधानी है दमिश्क। क्या है? दमिश्क है। और इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड। पाउंड मुद्रा है सीरिया की और राजधानी है दमिश्क। ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है ये देश सीरिया, दक्षिण पश्चिम एशिया में, जो कि भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि ये एक स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी कि चारों तरफ इसके लैंड नहीं है, इसकी एक बाउंड्री टच होती है भूमध्य सागर से। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। ये किस राज्य में है? किस गांव की बात हो रही है? एंड्रो गांव। इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार 2024 में। तो बताना है कि ये किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये कहाँ पे है? ये दोस्तों मणिपुर में है। ये एंड्रो गांव कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये अपनी अनूठी जो संस्कृति विरासत होती है या फिर जो पारंपरिक जो प्रथाएं होती हैं, इसको अभी तक ये फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पे एक मंदिर है जिसको अभी भी पुराने रीति रिवाज के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ चलता है। यहाँ पे अग्नि पूजा होती है जो कि सदियों से चली आ रही है। तो ये वहाँ पे पर्यटन के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो स्थानीय समुदाय है उसका भी यहाँ पे बहुत सहयोग है। तो इसलिए ये जो है एंड्रो गांव इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, जिसे मिला है सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार 2024 में, जो कि मणिपुर में है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर की, तो देख लीजिए मणिपुर की राजधानी क्या है? तो वो है इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो हैं एन बीरेन सिंह जी। एन बीरेन सिंह जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो वो है एल ए गणेशन जी। कौन है? एल ए गणेशन जी मणिपुर के क्या है? राज्यपाल हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको ध्यान देना है एंड्रो गांव मणिपुर का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में KKN दारूवाला का लंबी बीमारी और निमोनिया के चलते निधन हो गया। ये क्या थे? तो ऐसे पर्सनालिटी के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं या फिर जिनका निधन हुआ रहता है। तो बताना है कि KKN दारूवाला ये क्या थे जिनका निधन हुआ है। सामने आपके ऑप्शन है, तो दोस्तों क्या थे ये थे सी, कवि थे ये इंग्लिश के क्या थे? कवि थे, बहुत ही फेमस इंग्लिश के कवि होने के साथ साथ ये रिटायर्ड क्या थे? ये रिटायर्ड थे IPS अधिकारी। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये कवि भी थे इंग्लिश के और रिटायर्ड IPS अधिकारी भी थे। देखिए अभी इनका नाम चर्चा में है, तो इनकी पुस्तक जो रही है वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इनकी सबसे पहली जो पुस्तक थी वो थी अंडर ओरियन। ओके, पहली पुस्तक थी। दूसरी क्या थी? दूसरी थी अपार्शियन इन अप्रैल। तो ये दो पुस्तक थी उनकी। फिर एक और इनकी कविता संग्रह थी, कविता संग्रह, जिसका नाम था द कीपर ऑफ द डेड।
द कीपर ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का रक्षक। ये कविता संग्रह था जिसके लिए इनको 1984 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको 1984 में मिला था द कीपर ऑफ द डेड कविता संग्रह के लिए। आगे चल कर के फिर इनको 2014 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। ओके, तो इनकी जो पुस्तक है आपको पता होना चाहिए। पहली पुस्तक अंडर ओरियन, दूसरा पुस्तक है अपार्शन इन अप्रैल, और जो कविता संग्रह थी जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो था द कीपर ऑफ द डेड। ओके, इनकी बात हो रही है ये KKN दारूवाला जी का। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। तो बताना है दोस्तों कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है। ऐसे क्वेश्चन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी का संबंध किस देश के साथ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये हमें पता होने ही चाहिए। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है हमारा, ये बहुत मैटर करता है। तो बताना है कि नेपाल का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। तो कौन सा बना है दोस्तों, भारत बना है। इसका जो शेयर हो रहा है, यानी कि जो भी व्यापार हो रहा है भारत में और नेपाल में, तो नेपाल सबसे ज़्यादा सामान मंगा रहा है भारत से। कितना, 60%। यानी कि नेपाल में जितना भी आइटम बाहर से आ रहा है उसमें से 60% जो है वो भारत ही भेज रहा है। तो उसमें कौन कौन सा सामान ज़्यादा है, एक तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, उसके बाद जो है खाद्य पदार्थ है, और फिर तीसरे नंबर पे है मतलब डेली यूज होने वाली जो वस्तुएं होती हैं। ओके, तो यानी कि टोटल 60% अपना सामान भेजता है यहाँ से भारत। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके बदले में नेपाल हमें क्या देता है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेपाल हमें हाइड्रो पावर देता है। क्या देता है, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर के साथ साथ ये जो वहाँ की जड़ी और बूटी होती है वो हमें प्रोवाइड कराता है नेपाल। तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है नेपाल का, तो भारत बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत ने किस देश के साथ 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन का जश्न मनाते हुए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। तो बताना है कि भारत ने 75 साल के जो रिलेशन बने थे डिप्लोमेटिक, इसको जश्न मनाने के लिए क्या किया है, संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो वो कौन सा देश है ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कौन सा देश है वो, सी, रोमानिया है दोस्तों। कौन सा देश है, रोमानिया है। रोमानिया कहाँ पे है, ये यूरोप की कंट्री है एक। कहाँ की है, यूरोप की है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। क्या है, बुखारेस्ट है इसकी राजधानी है। ये क्या है, राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है दोस्तों ल्यू। इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ये अभी न्यूज़ में है, जो देश न्यूज़ में होता है वो हमें पता होने ही चाहिए। ओके, और ये जो दोस्तों रोमानिया है ये भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी कि इसकी भी सीमा एक सागर से टच होती है। तो वो कौन सा है, वो है काला सागर। किससे, काला सागर से होता है इसका बाउंड्री टच रोमानिया का। राइट हैंड में इसके काला सागर है। ओके, तो इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ इनका बैठक, ये हुआ है दोस्तों सी में, यानी कि कुइयाबा में। कहाँ पे, कुइयाबा में। ये कहाँ पे है, ये दोस्तों ब्राज़ील में। कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ये ब्राज़ील का शहर है कुइबा, जहाँ पे G20 की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है जो हम यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए हमने जो ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू किया है लुसेंट का, लुसेंट की जो ज्योग्राफी हमने शुरू किया हुआ है वो हम बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए देखें। उसमें हमने सभी महाद्वीप को देखिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कि ब्राज़ील में ही अमेजन नदी बहती है। ओके, ये तो आपने भी देखा होगा। बट अमेजन नदी पे एक बांध पाया जाता है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आता है। वो कौन सा बांध है, बबीना बांध। ये सब हमने अच्छे से फिगर के साथ पढ़ा है अपने लुसेंट के ज्योग्राफी, जो हमारा लेक्चर चलता है हमारे यूट्यूब पे। ओके, आपको देखना हो तो आप जा कर के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलता है वहाँ पे। ओके, तो ये तो अमेजन नदी हो गया, वहाँ पे बबीना बांध वहाँ पाया जाता है। और जो ये बेसिन है, अमेजन बेसिन जो ब्राज़ील में है, वहाँ पे लोगों का मुख्य आहार बार बार एग्जाम में पूछता है कि अभी उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, जो कि मुख्य आहार है वहाँ का, वो है मेनियोक। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि मेनियोक कहाँ के लोगों का मुख्य आहार है, तो वो ब्राज़ील के जो अमेजन नदी में रहते हैं
आपके ऑप्शन में या तो अमेजन नदी बेसिन होगा या तो ब्राज़ील होगा। तो मेनियोक, जिसको हम लोग कसावा भी बोलते हैं। तो ये हो गया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से। यहाँ पे एक घर पाया जाता है, उस घर को एक नाम दिया गया है मलोका। तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि मलोका नामक घर जो है वो किस देश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील से, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और ये भी पूछता है कि जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि कोको उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो ब्राज़ील है। जैसे कि यहाँ पे लिख बता रहा हूँ, कोको में उत्पादन में जो है आगे है। और जो रबड़ के पेड़ हैं, रबड़ के पेड़, वो भी बहुत ही नंबर 1, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे है, जहाँ पे पाया जाता है ब्राज़ील में रबड़ के पेड़। और सोयाबीन, इसी के साथ साथ सोयाबीन उत्पादन में, और सोयाबीन के साथ साथ काफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पे है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट खान हैं। कौन सा? अमापा खान, अमापा खान, और एक और है इटाबीरा खान, इटाबीरा खान। ये 2 खान आपको अगर एग्ज़ाम में पूछे डायरेक्ट कि ये अमापा खान कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। अगर ये पूछे कि इटाबीरा खान कहाँ पे है, तो ये दोनों कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। और अगर आपको ये पूछ दे कि ब्राज़ील का अमापा खान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे क्या मिलता है? मैंगनीज मिलता है। क्या मिलता है? मैंगनीज। और इटाबीरा जो खान है ब्राज़ील का, वहाँ क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है लौह अयस्क। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर ये सब चीज़ ऐसे पढ़ना हो, जानना हो, तो आप हमारे चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट हमने बनाया है बहुत अच्छे से। प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से ज्योग्राफी आप कवर कर लीजिए। ओके, तो ये सब बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए ब्राज़ील के बारे में। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा करंट अफेयर का क्लास आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी बढ़ा हो, अच्छा जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे करंट अफेयर का वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।